हेलो मित्रों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या पार्ट 1 है ना, चैप्टर 1 है आपका 10th क्लास का सोशल साइंस का। ठीक है, पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। अगर आपने एक दो बार वीडियो देख ली ना तो समझ लीजिए आपका जो चैप्टर है ये वाला संसाधन और विकास एक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में कुछ भी आया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा हर प्रश्न में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो भैया संसाधन समझ लीजिए, संसाधन वो चीज़ है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, याद रखना। ठीक है, खाना एक संसाधन है क्योंकि हमारी भूख मिटती है। जल एक संसाधन है क्योंकि हमारी प्यास मिटती है। तो जिससे भी आपको ज़रूरत पूरी हो, आपको सुविधा मिले, वो संसाधन है। ठीक है, यानी साधन। ठीक है, साधन एक संसाधन। ठीक है, अब संसाधन होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है भैया मानव निर्मित और एक होता है क्या प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तो वो हुआ जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे जल है, हवा है, जो हम सांस लेते हैं। तो जी आप नहीं बना सकते। ठीक है, जल को आप नहीं बना सकते, जी नेचुरल है, पेड़ पौधे हैं। और दूसरा है मानव निर्मित, जिनको मानव बनाता है, जैसे पुल हुआ। अब पुल आपको सुविधा देता है ना, कैसे देता है कि नदी को पार करने में, सड़क आपको चलने में सुविधा देती है। तो ये मानव निर्मित संसाधन है। घर भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ये आपको रहने के लिए आवास प्रदान करता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब पहला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए भैया, हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया आदि लोहे की है ना, लोहा लोहा, सब जगह लोहा ही लोहा है। अब जी लोहा ऐसी तो आता नहीं है किसी, मान लीजिए कि डोर है लोहे का, कोई भी एक खिड़की है लोहे की, तो नीचे से क्या खिड़की निकलती है क्या? नीचे से वो जो खुदता है ना, उसको लौह अयस्क कहते हैं, याद रखना। उसको लोहे में तब्दील किया जाता है ना। क्लियर हो गया होगा। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो भैया जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय है। चौथा जो है बिल्कुल सही है आपका, अनवीकरणीय है, याद रखना। कैसा? अनवीकरणीय। क्यों अनवीकरणीय? क्या है? जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, जिसको हम दोबारा दोबारा बनने के लिए भैया इस पृथ्वी को दोबारा बनना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक की क्रिया फिर से होनी पड़ेगी। अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है ना। पुनः पूर्ति योग्य मतलब रिसाइकिल किया जा सकता है। ये जो एनर्जी है आपका, इसको रिसाइकिल की जा सकती है। रिसाइकिल मतलब उसका पुनर्निर्माण, उसका पुनः यूज किया जा सकता है। अगला है, इसका तो है पहला का है इसका आंसर। ठीक है, अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण मतलब कि जो भूमि है वो घट गई है, याद रखना। तो उसका निम्न जो उसका मुख्य कारण क्या है, उसका भैया मुख्य कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब होता है कि वनों की क्या, वनों की कटाई, वनों की कटाई वनोन्मूलन है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है। तो वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों की कटाई। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती की जाती है कहाँ? ढलानी क्षेत्रों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है आपका कहाँ? उत्तरांचल। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसका सही उत्तर है। ऐसा होता ना तो ऐसी ऐसी खेती की जाती है उधर। ठीक है, अगला है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है कि काली मृदा जो है वो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों? झारखंड में। ठीक है, अब इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं समझाया, और जहाँ भी होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। अगला है निम्नलिखित में से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हमें 3 राज्य ऐसे बतानी है जिन पर काली मृदा पाई जाती है और मुख्य रूप से कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है। तो देखिए कि काली मृदा का रंग लाल होता है। काली मृदा जो होती है, काली मृदा का रंग जो है सॉरी काला होता है। इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। जी हाँ, जी मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है कि जो काली मृदा है उसके रंग काला होता है और इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी है ना।
ए लावाजनक सेलों से बनी होती है। ए लावाजनक मतलब लावा मिक्स सेलों से, सेल मतलब चट्टान, है ना। ए मृदाएं। अब इसका मेन उत्तर देखिए, आपको इतना लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, जो पूछा गया है वो तो लिखो। क्या पूछा गया है कि कहाँ पाई जाती है, तो आपको ना भैया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इतना लिख देना है, ठीक है। यहाँ पाई जाती है और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मृदा कपास के नाम से भी, यानी कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है ना। आप लिख सकते हैं कि काली मृदा महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, ठीक है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहला तो आप मेन उत्तर ये सुनिए कि जो पूर्वी तट की नदी डेल्टा हैं इन पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी? जलोढ़। मतलब एक क्लियर हो गया आंसर, यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है वो क्लियर हो गया कि यहाँ से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि नदी यानी जल, नदी में क्या होता है? जल, तो जल के किनारे जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसकी तीन मुख्य विशेषताएं सुनिए ध्यान से। पहली तो क्या है कि यह मृदा जो है हिमालय से निकलने वाले तीन महत्वपूर्ण नदियां, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप मतलब उनके जो कंकड़ पत्थर से, उनकी कंकड़ पत्थर जो और मलबा वगैरह जो लाया गया है उन्हीं के निक्षेपों से बनी है कौन सी? जलोढ़ मृदा। दूसरी आपको लिखना है क्या कि यह जो मृदा है यह बहुत ही उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ है, दूसरी विशेषता हो गई। अगला है कि क्या इस मृदा में जो है गन्ना, चावल और गेहूं की खेती की जाती है। आप मतलब नॉर्मल मैंने बताया है कि अगर आपको डिफिकल्ट लगे तब। अब समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं क्या कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब तीन चीज़ें पाई जाती हैं इस रेत में, मिट्टी में। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर जाते हैं, तो अब घाटी की ओर सुनिए क्या है भैया, दो पहाड़ों के बीच, ठीक है। जैसे नदी यहाँ से बहती है, ऐसी बह के आ रही, ठीक है। अब मुहाने से मतलब मुहाने से ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम, जैसे किनारे से ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, किनारे से ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है, तो उसके जो कंकड़ हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा क्या है कि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज, दालों, फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाली गहन कृषि की जाती है। अगला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का क्षरण, यानी मिट्टी का कटाव। ऊपर से क्या होती है, जो ऊपर से मिट्टी होती है ना, वो उसकी मिट्टी की परत जो है ऊपर से उपजाऊ मिट्टी की परत हट जाती है, तो नीचे कैसे निकल आता है? कंकड़ पत्थर निकल आते हैं जो अनुपयुक्त है, ठीक है। तो यही मृदा अपरदन कहलाता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है, पहाड़ी में क्या है, पहाड़, जो पहाड़ होते हैं ढलानी क्षेत्र होते हैं, है ना। आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं? ढलानी, तो ढलान बन के रहते हैं। तो जैसे ही पानी बरसता है तो ढलान से पानी बहता है तो मिट्टी भी उसके साथ में बह के चली जाती है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो सुनिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। अब भैया उसके क्या क्या उपाय हैं, अब सुनिए ध्यान से। पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो समोच्च जुताई क्या है, सुनिए कि पर्वतीय ढाल जो होती हैं, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। दूसरा है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अब नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। पर्वत, अब ये क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उनको सीधी सपाट जमीन मिलती नहीं है खेती करने के लिए, और खेती करने के लिए सीधी सपाट जमीन नहीं मिलेगी
और केवल उनके लिए क्या पर्याप्त होते हैं, पहाड़ घाटियाँ पर्याप्त होती हैं। अब पहाड़ ऐसा होता है तो पहाड़ को काट के ऐसे ऐसे वो बना लेते हैं सीढ़ीदार, तो यहाँ वो खेती कर लेते हैं। देखिए इस साइड है ना, यहाँ वो खेती कर लेते हैं, इसलिए उनको खेती के लिए ज़मीन भी मिल जाती है, उसको सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोककर बांध अवनिलकाओं के फैलाव को रोकती है। ठीक है, अगला है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण बताइए। अब जैव और अजैव, और नाम से ही पता पड़ा, जैव मतलब जीवित और अजैव मतलब अजीवित, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, देखते हैं जैव और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या है, सुनिए कि जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीव मंडल से होती है। देखिए इसमें हम ए रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, किसको, इसको देख रहे हैं हम। ठीक है, अब सुनिए कि क्या है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, बताइए। तो जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जीव मंडल क्या होता है, जहाँ जीवित प्राणी जैसे हम, जानवर और पेड़ पौधे निवास करते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी, पशुधन और मछली आदि। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें और धातु, चट्टानें और धातु। ठीक है, चट्टानें और धातु। ठीक है, अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के 120 शब्दों में आंसर दीजिए। ठीक है, तो भैया 120 में देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120। हाँ भैया, प्रश्न क्या है कि भारत में, प्रश्न हमारे सामने ए है, कौन सा, देखिए यहाँ से लेकर जो है प्रश्न ए बोल रहा है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है। तो सुनिए उत्तर क्या है, सुनिए ध्यान से, ये आपको यहाँ से उत्तर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से है उत्तर। ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत की बात हुई ना, तो देखिए जैसे उत्तर भारत जो है ना, जैसे मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर का हिस्सा। ठीक है, उत्तर भारत में भूमि का उपयोग लगभग अलग अलग प्रकारों से कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% उपभोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल भूमि जितनी है उनमें से 93% के ही जो है आंकड़े स्थित हैं कि 93% भूमि का होता क्या है एक्चुअली में। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोई गई क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है उसी में क्या है कि 22.5% भूमि पर वन है, 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है, यानी बंजर भूमि है, और 7.7% जो भूमि है वो परती भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6 बंजर भूमि है। वर्ष 1960 से 61 के वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, लेकिन आंसर असली यहीं से शुरू हुए, है ना। देखिए 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या और अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब कमी आ रही है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं। अधिक वन यानी ज़्यादा से ज़्यादा वन होते तो पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। बाकी परियोजना कार्य आप खुद कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप जरूर लिखें। कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।